Good morning everyone. Today we will start chapter gravitation. सबसे पहले gravitation. What is gravitation? Gravitation is a force which is existing between two massive bodies. Suppose we have two massive bodies. This is M1 and this is M2. इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रही है वो फोर्स कौन सी होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन. फॉर एग्जाम्पल, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट बाय एन अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अर्थ के ऊपर कोई भी चीज आती है, ठीक है, वो किसकी वजह से आती है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आती है. ग्रेविटेशन एक ऐसी फोर्स है जो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, वो कभी भी रिपल्सिव नहीं होती है. इट इज ऑलवेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेवर रिपल्सिव. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन. जो ग्रेविटेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी ऑब्जेक्ट है उसके मास के. हमारे पास जो भी फोर्स होगी वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होगी, ठीक है. तो एक का मास m1 है, एक का मास m2 है. इनके जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा ग्रेविटेशन की फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी. मींस मासेस के क्या है, ग्रेविटेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के प्रोडक्ट के. प्रोडक्ट का मींस होता है मल्टीप्लाई, ओके. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. अब यहाँ पे हमने एक का मास लिया था m1 और एक का मास लिया था m2. तो m1 और m2 का प्रोडक्ट हो गया m1 इंटू m2. इसकी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स होता है 1/में. किसका है? डिस्टेंस बिटवीन देम. डिस्टेंस को, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया r. तो यहाँ पे डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. हमारे पास दो चीजें आ गई कि ग्रेविटेशन की जो फोर्स है वो m1 और m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और F जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीन होगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स कम होगी. और ये बात आपको भी पता है, जैसे जैसे ये दोनों के दोनों डिस्टेंसेस को हम इंक्रीज कर देंगे, m1 यहाँ रख देंगे, m2 यहाँ रख देंगे, तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया जिसकी वजह से फोर्स वीक हो जाएगी. ये देखिए, हमने माना है हमारे एक बॉडी का मास है कैपिटल M, दूसरी बॉडी का मास है स्मॉल m, और इनका जो भी हम डिस्टेंस लेंगे वो सेंटर से लेकर सेंटर तक का लेंगे. तो सेंटर से लेकर सेंटर तक का जो बीच का सेपरेशन है वो है d, ठीक है. तो हमारे अकॉर्डिंग क्या था, F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के. अब इन दोनों के मासेस है, एक का है कैपिटल M, एक का स्मॉल m, इनका ये प्रोडक्ट हो गया, इसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, हमारी फोर्स. और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई. अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड स्मॉल m, ठीक है. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अपॉन में किसके है, d स्क्वायर. तो हमारे पास एक कंबाइन इक्वेशन आ गई, F प्रोपोर्शनल टू m इंटू m अपॉन d स्क्वायर. जहां पर भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, जो कि हम चैप्टर मोशन में पढ़ चुके हैं, इसको हटाकर हम एक इक्वल टू का साइन लगाते हैं और साथ में कांस्टेंट लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ग्रेविटेशन की. सॉरी. तो ग्रेविटेशन का कांस्टेंट हो जाएगा g और बाकी सारी टर्म ऐसे ही रहेगी, m अपॉन d स्क्वायर. तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो ये आ गई. सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2. व्हाट वी गेट, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू m एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर. इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के हमने इक्वल टू लगा दिया, g लगा दिया. g हमारा क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं. कांस्टेंट वो चीज होती है जो कभी चेंज नहीं होती है. तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है, जो डिराइव्ड वैल्यू है, वो हमारे पास क्या है, ये है, और ये वैल्यू इसकी फिक्स है. दैट वी हैव टू लर्न, ठीक है. और इसकी यूनिट कहाँ से, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. देखिए यहाँ से आप g की वैल्यू निकालिए, तो g इज इक्वल टू व्हाट, F. d स्क्वायर यहाँ अपॉन में, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा. मैथमेटिकल टर्म्स है, यू नो बेटर देम. एंड ये मल्टीप्लाई में है तो ये अपॉन में चला जाएगा. अब इनकी यूनिट लिखिए. F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन.
डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, अपॉन मास की एसआई यूनिट किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर। तो यहाँ से जो जी की यूनिट आ गई वो आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिट है जी की वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू है, नंबर वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। अगर आपको ये 10⁻11 लर्न नहीं रहता है तो इसके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक है, ग्रेविटेशन की जो स्पेलिंग है वो हम कंसिडर कर सकते हैं। देखिए ग्रेविटेशन की स्पेलिंग ये रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ग्रेविटेशन में हमारे पास 11 नंबर अल्फाबेट्स है। नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं? 11। तो यहाँ पे कितना हो गया? 10⁻11। और अगर आपको यूनिट याद नहीं रहती है तो आप यूनिट ड्राइव करके भी देख सकते हैं। अब ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसका इम्पॉर्टेंस क्या है? देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया था, जो भी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है, चाहे वो अर्थ पे है चाहे वो हमारे सोलर सिस्टम में है, कैसे भी हैं। अब जैसे रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट होते हैं अराउंड द सन, तो वो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? वो एक ऑर्बिट जो उन्हें को मिलता है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए, सबका अपना अलग अलग ऑर्बिट होता है। ठीक है, वो जो ऑर्बिट होता है वो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। जितनी उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है ऑर्बिट उतना ही छोटा होता है, और जैसे ही उनका साइज मीन्स उनके बीच का जो सेपरेशन बड़ा हो जाता है तो ऑर्बिट उसी अकॉर्डिंग बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट जैसे रिवॉल्यूशन ऑफ मून है, किसी या कोई अदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, या जो रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल किसकी वजह से हो रहा है? जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो अर्थ पे किस वजह से आ रही हैं? अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आ रही हैं। ठीक है, रेनफॉल का जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसकी वजह से वो और अर्थ का साइज उसके कंपैरिजन में बहुत 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 टाइम ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से जो रेन होती है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। अर्थ रेन की तरफ जो अट्रैक्शन होता है उसका वो लिटिल बिट होता है, वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए रेनफॉल अर्थ की साइड होता है। सेम इज विद स्नोफॉल। ठीक है, अब जो रिवर से वाटर गिरता है वो भी अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से ही गिरता है, और जो राइज ऑफ टाइड्स होता है ओशियंस में, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? वो भी जो मून की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से होता है। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ attraction, or you can say the force of gravitation. So this is the importance of the universal law of gravitation. यूनिवर्सल लॉ इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ऑल ओवर द यूनिवर्स सेम रहता है, ये कहीं पर भी चेंज नहीं होता है। नाउ टॉपिक ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन लाइट ऑब्जेक्ट एंड हैवी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये आता है, जैसे सोलर सिस्टम है, उन दोनों उसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब अर्थ पे भी दो ऑब्जेक्ट हैं जो पास पास पड़े रहते हैं। सपोज आपने कोई भी चीजें ले ली, पेन ले लिए, ठीक है, उन पेन को आपने एक दूसरे के थोड़ी सी सेपरेशन पे रख दिया, तो क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे हैं अट्रैक्ट। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उनके बीच में कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है? एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा इफेक्टिव कब होती है? जब मास बहुत ज्यादा होता है, मास बहुत ही ज्यादा होता है तब इफेक्टिव होते हैं। और एज कंपेयर टू अर्थ एंड अदर सोलर प्लैनेट्स जो हैं उनके कंपैरिजन में एक पेन का मास या एक पेंसिल का मास बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है, जिसकी वजह से उनका जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है वो भी नेग्लिजिबल होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में इफेक्टेड नहीं होती। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो ऑर्डिनरी लाइट ऑब्जेक्ट के बीच में, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू ऑफ जी, इसीलिए वो एक दूसरे की तरफ मूव नहीं कर पाते। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और किसी दूसरी बॉडी के बीच में बात करें तो जो दूसरी बॉडी होती है वो उसकी तरफ, अर्थ की तरफ इतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाते ड्यू टू इट्स स्मॉल मास, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज़्यादा हाई है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा देती है, जिसकी वजह से कोई भी बॉडी को जब गिराया जाता है तो वो अर्थ की तरफ गिरती है। ठीक है, अब अगर हम सेलेस्टियल बॉडीज की बात करें, जैसे प्लैनेट्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, तो दोनों का जो मास है वो बहुत ज़्यादा बिग है, सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है बट बिग है, तो इसकी वजह से उनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो भी बहुत ज़्यादा बिग होती है। ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल होती है ये इतनी ज़्यादा लार्ज होती है जिसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमने के लिए एलिजिबल होती है।
सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन लाइट ऑब्जेक्ट एंड हैवी ऑब्जेक्ट. अगर दोनों ऑब्जेक्ट लाइट है तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मास बहुत कम है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बहुत ज्यादा कम है. अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, दूसरा बहुत लाइट ऑब्जेक्ट है, तो वो जो लाइट ऑब्जेक्ट होगा वो अर्थ की तरफ ही गिरेगा. अगर दोनों ही बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों के दोनों आपस में फोर्स एक्सर्ट करेंगे, जिसकी वजह से एक पाथ जनरेट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट. ठीक है, और एक प्लैनेट दूसरे के चारों तरफ रिवॉल्व करना शुरू कर देगा. रिलेशन बिटवीन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने अभी अभी पढ़ा है, इसको इसाक न्यूटन ने ही दिया था. तो न्यूटन ने अपने लॉज ऑफ मोशन भी दिए थे, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ पढ़ा था. तो थर्ड लॉ और जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें क्या कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाता है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, अगर ए ऑब्जेक्ट बी के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है तो बी भी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा, जो कि सेम होगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट. ठीक है, लेकिन न्यूटन का थर्ड जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि कोई भी मास है यूनिवर्स में, वो दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. अभी अभी हमने पढ़ा था दो मासेस हैं, लेकिन डिपेंड करेगा उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी स्मॉल है, कितनी स्ट्रांग है. अगर मासेस ज़्यादा हैं तो फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, मासेस कम है तो फोर्स स्ट्रांग नहीं होगी, इवन वहाँ पर फोर्स मे बी कि रिस्पॉन्ड ना करे. अब जैसे अगर हम बात करें फ्रीली फॉलिंग स्टोन की, मतलब ऊपर से किसी पत्थर को गिराया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ जाएगा? वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा. लेकिन न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि स्टोन भी अर्थ को अट्रैक्ट करना चाहिए. अट्रैक्शन वहां पर भी होता है, लेकिन क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास. कि अगर मास बहुत ज्यादा है, या हम ये कह सकते हैं कि जैसे मास ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगी, मास कम है तो फोर्स भी कम होगा. तो स्टोन का मास एज कंपेयर टू अर्थ बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी बहुत ही ज्यादा कम होगी, हम उसको फील भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो अट्रैक्शन वहां भी होता है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्टोन जो अट्रैक्ट कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा वीक होती है, नेग्लिजिबल होती है, वो चीज इफेक्टिव ही नहीं लगती हमें. ठीक है, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है. तो ये सब था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तक. इन द नेक्स्ट मॉड्यूल वी विल स्टडी अबाउट कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. कैप्लर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3 लॉज दिए थे प्लैनेटरी मोशन के ऊपर, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ. दैट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट मॉड्यूल.